नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मृदुला गर्ग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी हरी बिंदी, इसी का सारांश या कथासार को जान लेंगे। हरी बिंदी कहानी के केंद्र में एक युवा स्त्री है, जिसके पूरे दिन की घटनाओं के क्रम को इस कहानी की विषय वस्तु बनाया गया है। कहानी की मुख्य पात्र अपने पति के शहर से बाहर जाने के बाद घर पर अकेली हो जाती है और इस अकेलेपन को वह उस दिन अपने तरह से जी लेना चाहती है। कहानी के शिल्प में सामान्य सी छोटी छोटी बातें तथा कुछ हरकतें बिल्कुल अप्रधान लगती है, किंतु ये अप्रधान हरकतें पाठकों को कहानी की सोच की गहराइयों तक ले जाती है। स्त्री इस बात से आश्वस्त होती है कि उसका पति राजन दिल्ली गया है, अतः उसे आज सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा और बंधे बंधाए नित्य क्रम से उसे मुक्ति मिल जाएगी। वो इस बात से आश्वस्त होकर पलंग पर एक छोर से दूसरे छोर तक लेट जाती है, जो कि दूसरों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से तनिक मुक्ति की सांस लेकर नायिका का बिस्तर पर लेट जाना स्त्री के जीवन में पूरेपन का साथ पाने तथा जीवन को समग्रता में जी लेने का प्रतीक बन जाता है, जहां तमाम दबावों के कारण स्त्री सदा वंचित रह जाती है। स्त्री पलंग पर अपनी कलाई घड़ी बांधकर सोती है, क्योंकि पति के रहने पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। घड़ी की आवाज़ से उसके पति को चीड़ होती थी और यह घड़ी का बजना वास्तव में उनके भीतर का स्पंदन है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था सुनती ही नहीं है और सुनती भी है तो उसे अनसुना कर देती है। अर्थात ये भी एक उसका मुक्ति का ही एक संकेत है। पलंग से उठने के बाद चाय बनाकर खिड़की के बाहर देखती है तो उसे धुंध दिखाई देती है, जो उसे अच्छी लगती है, क्योंकि धुंध में सब कुछ अदृश्य रहने से उसे एक प्रकार का खुलापन नजर आता है, जो सूर्य के प्रकाश में घुटन का अनुभव कराती है। अर्थात यहाँ उसे धुंध में ही ज़्यादा खुलापन नजर आ रहा है। यहाँ नायिका का जीवन को अपने ढंग से जी लेने के सुख का संकेत मिलता है, क्योंकि जब से स्त्री पैदा होती है तब से ही उसके जीने, जैसे बोलने चलने की सभी क्रियाएं एक टूर पैकेज के यात्री के समान तय कर दी जाती है, जिसके कारण स्त्री जीवन जीते हुए भीतर से असंवेदनशील तथा कुंद होती जाती है। अर्थात पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसे किस तरह से चलना है, किस तरह से बोलना है। इसके पीछे स्त्री को सुरक्षित होने का तर्क दिया जाता है, किंतु इसमें स्त्री घुटन का अनुभव करती है और अपने पति के बाहर जाने पर अपनी इच्छा से उठाया गया नायिका का प्रत्येक कदम उसकी स्वतंत्र इच्छा को रेखांकित करता है। चाय पीकर नहाने के लिए जाते समय नायिका सोचती है कि आज वह अपनी इच्छा से देर तक गर्म पानी में नहाती रहेगी, किंतु कुछ समय बाद ही गर्म पानी समाप्त होते ही ठंडे पानी की फुहार के कारण जब उसे ठंडा लगने लगता है तो वो शीघ्रता से नहा लेती है और ताजगी का अनुभव करती है। इसके बाद नायिका नीले रंग का चूड़ीदार पैजामा कुर्ता पहनकर हरी बिंदी लगाती है। ये कहानी का शीर्षक भी है, हरी बिंदी। पति के रहने पर नीले रंग की पोशाक पर हरी बिंदी के अनुचित होने की बात से नायिका को टोकने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती थी। अर्थात उसके पति कहते थे कि नीले चूड़ीदार के साथ हरी बिंदी ये मैच नहीं करता है और इसे हमेशा अपने पति की बातों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन आज जबकि पति बाहर है तो वो अपने मन से ऐसा ही कर रही है, अर्थात आज वो नीली चूड़ीदार पहनकर हरी बिंदी भी लगाती है। अतः पति के बाहर जाने पर वो अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने सौंदर्य शास्त्र और सौंदर्य प्रतिमान का निर्माण करती है। इसके पश्चात नायिका मेज की दरार से कान की नकली बाली को निकालकर पहनती है, जिनको उसने सोने के न होने के कारण पहनना छोड़ दिया था। यद्यपि
आभूषणों का प्रयोग तो स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करती है, लेकिन विवाह के बाद यही आभूषण पति की आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार को भी तय करते हैं। जहां ये आभूषण समाज में पति की हैसियत को व्यक्त करने का माध्यम है। अर्थात कोई भी स्त्री को आप देखेंगे तो पता चल जाता है कि उसकी पति की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति कैसी है, और वो कैसे पता चलता है, तो उसके ड्रेस से, उसके आभूषण से। तो यही बात यहाँ पे बताना चाह रही है लेखिका कि ये आभूषण समाज में पति की हैसियत को व्यक्त करने का भी एक माध्यम हो गया है, परंतु स्त्री इस प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त एक उपकरण मात्र बनकर रह जाती है। तो ये लेखिका का सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी आभूषण काफ़ी पसंद करती है। यहाँ नायिका द्वारा पति के बाहर जाने के बाद नकली बाली को उठाकर पहनना स्वयं को दूसरों की शान शौकत के प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के विरुद्ध से अस्वीकृति की अभिव्यक्ति है। तैयार होकर बाहर निकलती हुई नायिका अपने नौकर मुंडू से कहती है कि आज उसे जो अच्छा लगे बनाए और स्वयं ही खाए, या मन करे तो छुट्टी मनाए। नौकर को दी गई ये स्वतंत्रता उसी स्वतंत्रता का प्रतिफलन है जिसका एहसास नायिका खुद कर रही है। यह एक दिन जो स्वतंत्र जीवन जीने के प्रतीक के रूप में आता है, तो नौकर के लिए भी स्वतंत्र जीवन जीने की भावना की ओर इशारा करता है, जो स्वतंत्रता के सुसंस्कृत रूप के लिए एक अनिवार्य घटक भी है। स्वतंत्रता का आनंद लेती हुई नायिका टैक्सी को ये सोचे समझे ही बुला लेती है कि उसे जाना कहाँ है। टैक्सी में बैठती है, फिर उसे सूझता है कि आज हमें जहांगीर आर्ट गैलरी चलना चाहिए। चित्र प्रदर्शनी में नायिका को चित्र देखकर बहुत आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उसका मन आज पूर्णतः स्वच्छंद है और कोई सैद्धांतिक ज्ञान या नियम इस कला के आस्वादन के मध्य रुकावट बनकर नहीं आ पाएगा। तो वहाँ से फिर वो एक रेस्टोरेंट चलती है खाना खाने के लिए, तो उसे भूख सताती है तो एक रेस्टोरेंट में जाती है। मुख्यतः स्त्री का जीवन रसोई और खाने के साथ जुड़ा होता है, परंतु यह जुड़ना भी दूसरों की भूख और स्वाद के अनुसार 99% पुरुषों की रुचि के आधार पर ही निर्मित होती है। घर के खाने का स्वाद और समय पुरुष की पसंद और सुविधा पर ही आश्रित होता है, जबकि खाने की पूरी तैयारी स्त्री द्वारा ही की जाती है। अर्थात रसोई का काम सामान्यतः स्त्रियां ही करती है, लेकिन उसमें भी पुरुषों का ही पसंद के आधार पर वो खाना बनाती है। और आज थोड़ा उल्टा स्थिति है, तो रेस्टोरेंट में ये पहुंचती है और वो ऑर्डर करती है 1 प्लेट गर्मा गर्म टिकिया और उसके साथ एक ठंडी आइसक्रीम। तो ये ऑर्डर भी जो बैरा है उसको थोड़ा अजीब लगता है, और वो पूछती है कि ठंडी आइसक्रीम के साथ गर्म टिकिया। तो इस बात का युवती जवाब देती है कि हाँ, एक साथ मैं लेना चाहती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरह से युवती पुरुष मानसिकता और रूढ़ि के खिलाफ उठने वाले सवाल पर ही सवाल खड़ा कर देती है ना। इसलिए तो वो कहती है कि हाँ, मुझे ठंडे के साथ गर्म ही पसंद है, तो आपको कोई दिक्कत है? तो चलिए, फिर रेस्टोरेंट से वो निकलकर स्त्री सिनेमा घर की ओर पिक्चर देखने के उद्देश्य से निकल जाती है, और वो एक ऐसा फिल्म देखना चाहती है जो उसकी अपनी पसंद की हो और उसके पति द्वारा तय की गई या चुनी हुई ना हो। इस प्रकार यहाँ कहानी की नायिका द्वारा फिल्म स्वयं देखना बने बनाए ढांचों को एक प्रकार से तोड़ना है। सिनेमा घर एक सार्वजनिक स्थल होता है जहाँ पर जाते समय भी शिष्ट व्यवहार की कुछ शर्तें निर्धारित होती है, किंतु ये शर्तें कहीं भी लिखित रूप में नहीं होती। सिनेमा घर में किसी दृश्य पर जोर से हंसना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है, और नायिका अपनी हंसी की उन्मुक्तता को बंधन में बांधे बिना सिनेमा का पूरा आनंद लेती है। और यहाँ तक कि इसी प्रकार मर्द के हाथ से हाथ टकरा जाने पर सॉरी कहने के सभ्य व्यवहार के विपरीत खोखले शिष्टाचार की मर्यादा से निकलकर युवती हंस पड़ती है।
पिक्चर देखने के उपरांत सिनेमा हॉल में मिले पुरुष साथी के साथ युवती कॉफ़ी पीती है और स्वयं कॉफ़ी के पैसे देती हुई इस बात से आश्वस्त होती है कि पुरुष साथी ने पैसे देने की जिद भी नहीं की। इसके बाद दोनों आकाश और समुद्र को साथ साथ बैठकर देखते हैं। तो युवती प्रश्न करती है कि यदि वो समुद्र में कूद पड़ती है तो कितनी दूर तक अकेली तैर पाएगी। यहाँ स्त्री इस वाक्यात्मक संकेत द्वारा वस्तुतः स्वतंत्रता को परिभाषित करती है, जहाँ व्यक्ति में उसको पा लेने की क्षमता की हद निर्धारित होती है। यहाँ स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी व्यवस्था स्वयं करे, अन्यथा आश्रित होना अपने आप में गुलामी की ओर ले जाता है। युवती का समुद्र में अकेले दूर तक तैरने का आशय वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर पाने के संदर्भ में लेती है कि वो इसमें कितनी और कब तक सफल हो सकती है। पुरुष का टैक्सी के भाड़े के बारे में सोचना युवती को पूंजी और व्यय से जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। इससे युवती आश्वस्त हो जाती है कि प्रथम बार एक ऐसे पुरुष से वो मिल रही है जो उसके पति के बारे में जानने को भी उत्सुक नहीं है। स्त्री इस सकारात्मक परिवर्तन के रूप में यह सोचकर आश्वस्त हो जाती है कि यहाँ यह पुरुष चिंतन और संस्कृति से ऊपर उठा हुआ है और वो स्त्री को मात्र एक वस्तु के रूप में नहीं देख रहा है और स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में वो स्वीकार कर रहा है। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी के पैसे भी स्त्री स्वयं देती है, टैक्सी का भाड़ा भी दोनों आधा आधा मिलकर देते हैं। पुरुष के लिए स्त्री पर ध्यान इसलिए गया क्योंकि उसने पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा था, इसलिए वो स्त्री अन्य स्त्री से भिन्न थी। पूरे समय में स्त्री इस बात से आश्वस्त थी कि पुरुष उसे एक मित्र या परिचित का ही दर्जा देते हुए एक व्यक्ति का दर्जा दे रहा है। लेकिन कहानी के अंत में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस पुरुष का ध्यान भी स्त्री द्वारा सजावट के लिए लगाई गई हरी बिंदी पर ही गया और उसके खुले व्यक्तित्व और उसके स्वतंत्र चिंतन पर नहीं गया। तो ये था इस कहानी का सारांश। अगर ये कहानी सारांश अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।